तो लइकन मारे। सबसे पहले आपदा क्या है? आपदा और तिथि दोनों को समझिए। जिसकी आने की कोई तिथि मालूम नहीं उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि मालूम नहीं उसे क्या कहते हैं? अतिथि। आपदा जिसको आने का कोई पता नहीं हो, जो संकट को आने का कोई पता नहीं हो, जिस संकट को आने का कोई पता नहीं हो उसे क्या कहते हैं? आपदा। बिन बुलाए मेहमान। ठीक है, तो कहता है कि जो संकट बिन बताए कब आ जाएगा कोई भरोसा नहीं, उसको क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अब आपदा भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। जैसे भूकंप, सुनामी, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। अब कोई कहीं बम फेंक दिया तो क्या हुआ? मानव निर्मित हो गया। अब गैस छोड़ के आ गए हैं खुला, यहाँ से जाके माचिस बार दिए तो क्या हो गया? मानव आपदा। गैस सिलेंडर पर आपको आपदा बता देते हैं, गैस पर आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। आप नहीं जानते तो जान लीजिए। एटीएम कार्ड में 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख का, किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख का इंश्योरेंस है। रोड पर चलते हुए किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है, अगर बैंक में उसका एटीएम कार्ड है तो उसको 2 लाख का इंश्योरेंस है। किसी एटीएम पर 1 लाख का होता है, किसी पर 2 लाख का होता है। अगर पर महीने में एक बार उससे राशि निकाले जाना जरूरी है। महीने में कम से कम एक बार राशि निकाले जाना जरूरी है। कौन चीज़ पर? वो गैस पर बता दिए, हाँ, और एटीएम पर बता दिए, बैंक जनधन खाता पर 1 लाख का आपका इंश्योरेंस है। अगर रोड पर कोई चल रहा है और किसी को हाँ कोई दुर्घटना अगर हो जाता है तो उसको बिना इंश्योरेंस का 5 लाख का इंश्योरेंस है। जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है 5 लाख सरकार देगी। और जिस गाड़ी से दुर्घटना हो गया अगर वो गाड़ी पकड़ा जाएगा तो उसको गाड़ी वाहन मालिक इंश्योरेंस कंपनी वो सब देगा। समझ में आ गया? हाँ, तो चलिए, प्राकृतिक आपदा क्या क्या है? भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, आंधी, चक्रवात, बादल फटना, ये सब प्राकृतिक आपदा है। ज़्यादा उत्तराखंड में बादल फटता है ना। हाँ। दह गया। इसके बाद मानव जनित आतंकवाद। क्या? कैसे फट जाता है? आपका कपड़ा कैसे फट जाता है? बस वैसे है। आतंकवाद, लूटपाट और का युद्ध, धार्मिक या जातीय दंगे। जैसे युद्ध होता है तो युद्ध तो हम किसी के चाहने से ना होता है, दंगा करता है आतंकवादी, ये सब क्या है? मानव निर्मित आपदा। अजीत, खड़े हो जाइए। आपदा किसे कहते हैं? दिखाइए जी। ये लड़का पढ़ रहा है लेकिन इसका ध्यान कहीं और है, पूछ दिया तो कहता कि ध्यान में नहीं। चलिए बैठ जाइए आप। बिन बुलाए अचानक आए हुए आपदा को हम आए हुए संकट को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। इसे दो भाग में बांटा जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा। क्लियर हो गया? अब आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है? आपत्ति तो बिन बुलाए आता है। अब बिन बुलाए आएगा तो अगर हम उसका पहले से प्लानिंग नहीं कर रखेंगे कि जैसे बाढ़ आने वाला है, घर में कागज पत्र, बैंक खाता, घर खेत का कागज अगर नहीं इकट्ठा रखेंगे, कुछ दवाई बाढ़ आने वाला नहीं इकट्ठा रखेंगे तो आएगा तेके बार कहाँ से जान लेके भागेगा, खेत किसी घर किसी और का, खेत किसी और का, बैंक में खाता रह जाएगा बैंक में। ठीक है, तो ये सब का प्रबंधन करना जरूरी है। साथ साथ में हम सरकारी व्यवस्था के अनुसार तथा एक टोली बना करके भी हम, जैसे रहता है ग्राम रक्षा दल, पंचायत समिति में आता है ग्राम रक्षा दल, उसको क्या क्या हो रहता है कि वो संकट के समय में, ठीक है, तो क्या बोले, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। आने वाले संकट को प्रबंधन क्यों जरूरी है? आए हुए संकट को आसान से आसान तरीका से उसको टालने के लिए और हल करने की तमाम व्यवस्थाओं के लिए हमें आपदा प्रबंधन करना होता है। जैसे बाढ़ के दिनों में बोरी भर के बालू रखते हैं, कुछ खाने पीने का सामान रखते हैं, आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं वगैरह लेके हम रखते हैं ताकि उसका सामना कर सकें। ठीक है, प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब ये होता है कि हम जैसे आग लगा हुआ है तो आग लगा हुआ है तो क्या करें? पेट्रोल फेंक दें? नहीं, पानी फेंकेंगे तो ये प्रबंधन हो गया। बात समझ में आ गया? तो व्यवस्था, तो जब आग लगा है तो कैसा व्यवस्था करेंगे, बाढ़ आया तो कैसा व्यवस्था करेंगे, सुनामी आया तो घर से बाहर भाग जाएंगे, मतलब कि भूकंप आया तो, और इसके बाद सुनामी के बाद में बात करेंगे। भूकंप में हम घर ऐसा बनवाएंगे, घर हमको ऐसा बनवाना है जो मजबूत हो, मतलब छड़ सीमेंट कंक्रीट का उपयोग करेंगे। ठीक है, वर्गाकार, देखिए वर्गाकार में होता है कि दबाव लोड आगे पीछे होता है। भूकंप आया तो धरती का क्या होगा? ये कंपन होगा, ये धरती का क्या होगा? कंपन होगा। तो कंपन होने से लगभग ऐसे जो भी घर बनाता है, जो भी इंजीनियर नक्शा निकालता है, उन इंजीनियरों को भी मैं अपील करता हूं कि घर में 2-3 इंच का फासला होता है, रूम में भी 2-3 इंच का, अगर लंबाई चौड़ाई में है तो 2-3 इंच का कम बेसी होता है लंबाई चौड़ाई। ठीक,
तो इस तरह से हम मतलब नीचे प्लिंथ को बांधेंगे, फिर डोर लिंटर को बांधेंगे, खिड़की पर आके एकदम मजबूत से मजबूत देंगे उसकी मतलब कि बीम वगैरह। इस तरह से मजबूत अगर घर बनाएंगे तो भूकंप से सुरक्षा मिलेगा। अब भूकंप क्या है? भूमि में हुए कंपन को भूकंप कहते हैं। भूमि के अंदर हुए कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूमि के अंदर हुए कंपन को भूकंप कहते हैं। वो क्या नाम है उस लड़के का? उज्जवल खड़ा हो जाइए। लड़की बोला खड़ा होइए। नहीं, आप क्या के वाले? भूकंप किसे कहते हैं? जो बिना बताए तो बाढ़ भी आती है। हम पढ़ा रहे थे तो कहाँ थे आप? हंस रहे थे। कहिए, निकाल के दिखवा दे अभी। बैठिए। कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप। भू मतलब जमीन, कंप बने कांपना, भू मने जमीन, कंप बने कांपना। जब भूमि में कंपन होता है तो सब भूकंप कहते हैं। इसके बाद सुनामी, सुआनामी। सुआनामी समुद्र, समुद्र हो गया। समुद्र के तलहटी पर जब मूवमेंट होता है यानी हलचल होता है यानी कंपन होता है तो इसको क्या कहते हैं? सुनामी। वही जब भूमि, मान लीजिए पानी का स्तर है तो भूमि यहाँ उठा नीचा तो यार जो अब पहले फिर से भूमि में हुए कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। समुद्र के तलहटी में जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो सुनामी से भी प्रबंधन करने का तरीका है कि उस सुनामी, जितना देर सुनामी का लहर खींचता है सैकड़ों कुछ मीटर तक ले, वहाँ से दूर अपना घर बनाएं, उसे काफ़ी मजबूत बनाएं। मैंग्रोव वन लगाएं। मैंग्रोव झाड़ियाँ जो होता है ना काफ़ी मजबूत होता है। तो जैसे कोई आ रहा है दौड़ के, ठीक है, अब अगर टांग में हम मार दिए हैं तो टांग में मारेंगे तो दौड़ेगा, आगे जाके गिर जाएगा। तो उसी तरह से मैंग्रोव झाड़ियाँ होता है मजबूत होता है। पानी आएगा इसे टकराएगा तो नीचे वाला स्तर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। या कोई आदमी आके झाड़ी में फंस जाएगा तो खोजने में उसका कम से कम लसवे मिलेगा, मिल तो जाएगा ना। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, बिहार को किस नदी का शोक कहते हैं मास्टर जी? बिहार को किस नदी का शोक कहते हैं? बिहार का शोक क्या है? बोलिएगा। लीजिए फास्टर आपको बिहार को किस नदी का शोक? फास्टर के बोले हैं, क्वेश्चन उल्टा बोल रहे हैं आप। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? सवाल ही है। अच्छा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यह जिसमें अनेक प्रकार की जान माल की क्षति होती है। इससे फसल भी बर्बाद हो जाते हैं और पेड़ पौधे को हानि पहुंचती है। बाढ़ कैसे आती है? बाढ़ अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है। आप बताइए। और बाढ़ से होने वाली हानि, जल्दी तैयार रहिए। बाढ़ से हमें निम्नलिखित प्रकार की हानि होती है, जैसे फसलों की बर्बादी, धन जन की बर्बादी, काफ़ी हमें सब कुछ की बर्बादी। तो समझे, जन नहीं समझे। धन माने धन दौलत, घर ढह गया। हाँ। जन माने आदमी, आदमी तो ढह जाता है, मर जाता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे और बोलिए, और कुछ बोलिए। भूमिगत जल क्या है? भूमि के अंदर उपस्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। भविष्य में आप क्या मानते हैं, पीने वाला जल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो क्या करेंगे हम? भूमि जल को निम्नलिखित तरीके से उपयोग करेंगे। वर्षा जल को फिर आग लगने वाला बताइए। आग लगने, जब आग लग जाता है तो आप उस क्या करेंगे उस समय? पहली बात, आग जिस घर में आग लगती है उस पर अग्निशामक यंत्र को कॉल करेंगे और बुझाने की कोशिश करेंगे। और ये जान माल की हानि के कारण उस व्यक्ति को जिसकी हानि हो रही है उसको निकाल के ठंडे पानी का सेवन करेंगे। बैंडेज और टेप का अपने पास रखेंगे क्योंकि ये सस्ता इलाज है। इसी कारण इसी चीज़ का उपयोग करेंगे। देखिए बहुत अच्छा। एक बात बताइए, सबसे पहले आग लगा है, ठीक है, तो आसपास जलने वाली चीजों को जितना जल्दी हो सके हटा दीजिए। जितना जल्दी हो सके। जैसे एगो घर में आग लगा है तो जलनशील क्या है? गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर को हटाइए, हो सकता है कि बगल वाला घर दर ले और तो विस्फोट करेगा तो और ज्यादा हानि करेगा। और जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोगों को मिलजुल करके, तो अगर एक बाल्टी पानी लगेगा 100 घर है तो 100 बाल्टी पानी हो जाएगा। कुछ तो आग कमेगा। तो धीरे धीरे लगातार, हाँ, बिजली को सबसे पहले ऑफ कर देंगे क्योंकि शॉर्ट सर्किट भी होने की संभावना है। और इसके बाद जो जले हुए व्यक्ति माने जल गए हैं तो उनको तुरंत प्राथमिक उपचार करके कहीं हॉस्पिटल में ट्रांसफर करेंगे। प्राथमिक उपचार के बाद ही उसे ट्रांसफर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आग लगने पर हम कैसे काबू करेंगे, इनका प्रबंधन करेंगे, ये ध्यान रखना है। आग लगने के क्या सिद्धांत है, तो आग बुझाने का क्या सिद्धांत है? आग लगने का सिद्धांत है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति,
ज्वलनशील वस्तु की उपस्थिति, है ना। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति, पहले पानी डाल देंगे उस पर, ज्वलन ताप से कम हो जाएगा। ऑक्सीजन को आसपास से काटने का कोशिश करेंगे। तो आज जानते हैं ज़्यादातर लोग गाड़ी वगैरह में रखते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड और वो जो रहता है ना केमिकल H2SO4, वो सबका सिलेंडर रखते हैं। ऐसे दबाइएगा तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ बांट दीजिए, बस बुझ जाएगा। तो आसपास में चाहिए कि 2-4 घरों में कम से कम ये साधन उपलब्ध हो। जैसे घर में टंकी है, पानी है, बगल में आग लगा, कहीं से सप्लाई कर देंगे और इस तरह से आग बुझा दिया जाएगा। CO2 से आग बुझ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना रहता है जी, और कैसे, तो कैसे बुझेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्या था H2SO4 मिक्स करो, देखो समीकरण निकाल के। केमिस्ट्री है, आग कैसे बुझाएंगे। चलिए बाबा जी, मैच्योर रेडियो, ये रेडियो या ये मैच्योर रेडियो। हेम रेडियो ऐसा होता है, हेम रेडियो और एक रेडियो की तरह ही होता है। इसके लिए आधारी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसके लिए पोल और ये क्या बोलते हैं केबल, इस सब की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में और जहाँ भूकंप वगैरह आता है, इन इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जाता है मैच्योर रेडियो का। हाँ बिल्कुल, आपदा समय। लेकिन इसे भी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के अधीन बेतार आयोजन एवं समन्वय स्कंद द्वारा किया जाता है। बेतार मतलब बिना तार का, बेलगाम मतलब बिना लगाम का। सर फिर से समझाए नहीं। एमेच्योर रेडियो के में कोई केबल वगैरह नहीं होता है, बिना केबल का वो करेक्ट है। इसे भारत सरकार के अंडर में रहता है और कहीं भी मैसेज देना है आकस्मिक समय में वो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और वहाँ जहाँ सेंटर होता है वहाँ पे बैटरी या किसी वजह से चालित किया जाता है उसको, बाकी किसी चीज़ की उतनी केबल वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। अनुसंधान कार्य में लगाया जाता है, शिक्षा प्रचार में भी होता है। देखिए शिक्षा प्रचार में पढ़ाया जाता है टेलीविज़न पर, कैसे पकड़ता है, केबल रहता है उसमें। हटा दो बुआ, हटाओ 2 मिनट बैठ जाए। आइए आइए, देखिए अब सिविक्स में बता रहे हैं। सिविक्स मतलब कि नागरिक शास्त्र, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस। इसमें सबसे पहला बात जानना है लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, डेमो प्लस क्रेसिया, लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन ने बहुत स्पष्ट परिभाषा दिया है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन पद्धति है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन पद्धति हैं। क्या लोकतंत्र देश का प्राण है? तो हाँ, लोकतंत्र देश का प्राण है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए सरकार ही सरकार में भागीदारी लेते हैं। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार के हिस्सेदारी में क्या करते हैं, भागी लेते हैं और हमारे समस्याओं को सुनते हैं, हमारी समस्याओं को सुलझाते हैं और उसका निराकरण करते हैं। इसलिए लोकतंत्र वो प्राण है समाज का। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कैसे? ध्यान से सुनिए। अगर किसी सरकार का गठन हो गया है तो सरकार चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी राष्ट्र का, समाज का, सबका विकास करें। राज्य में बनता है तो राज्य सरकार चाहता है विकास करे, देश में बनता है पूरे देश का विकास हो रहा। लेकिन अगर बीच में कोई अड़चन आ जाए, जैसे आतंकवादी गतिविधियां हो जाए, तो सारे विकास के कार्य रुक जाते हैं। अब वहाँ आतंकवाद हुआ, कितना क्षति हुआ, क्या नुकसान हुआ, अब उधर की भरपाई करना, तो इस तरह से कितना जान माल का क्षति हुआ, कितना किस चीज़ का क्षति हुआ। तो आतंकवाद सबसे बड़ी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो आतंकवाद पर सभी देशों को मिलकर के काम करना चाहिए। हालांकि इसको जन्म देने वाले पहले अमेरिका ही हैं, लेकिन अमेरिका भी अब इससे ग्रस्त हो गया। पहले जन्म दिया आतंकवादी को अमेरिका, लेकिन अब वो भी ग्रसित होने लगा है आतंकवाद से। अभी पाकिस्तान अमेरिका जन्म दे रहा है। तो अब वहाँ कहाँ तक की बात सत्य है? अगर हम लोग आपस में मिलजुल करके अगर आतंकवाद को सुलझा लें तो फिर मेरा विश्व में नंबर 1 देश होगा। आप देखते हैं प्रतिदिन जवानों को शहीद होना एक नियम सा बन गया है। बताइए, किसी घर का घर उजड़ जाता है, किसी का परिवार उजड़ जाता है, और वो आतंकवादी जो बनता है वो कभी नहीं सोचता है कि हम क्यों मार रहे हैं, कौन सा मजहब में लिखा है। बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। ये धारणा गलत है। सबसे पहले हमको इस बात पर खोज करना चाहिए कि आतंकवादी लोग बनते ही क्यों हैं। तो समस्या है पापी पेट का,
है ना। तो इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय जितने हम व्यय करते हैं आतंकवाद पर, उस देश को चाहिए कि हम देश में औद्योगिकरण करें और हम अपने देश की निपटारा करें। इस तरह से आतंकवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि जब सरकार बनती है तो उसका फोकस होता है राष्ट्र के विकास पर, लेकिन आतंकवादी गतिविधियां होने से इसमें हलचल हो जाता है, उन पर काबू पाना, उसको ख़त्म करना, इन सब चीज़ों में व्यर्थ की राशि व्यय होती है। इसलिए आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। आतंकवादी गतिविधियों को ख़त्म कर देना चाहिए। अब परिवारवाद क्या है? वाद, समाजवाद, समाज के लोगों, पूंजीवाद, पूंजी के लोगों, परिवारवाद, परिवार के लोगों। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जस्ट लाइक राजतंत्र। परिवारवाद इक्वल राजतंत्र। राजा का बेटा राजा बनेगा, उसी तरह से परिवारवाद में मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये कौन सा स्थिति है? क्या हमारे समाज के अंदर, हमारे देश में जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो जाहिल लोगों को मंत्री पद दिया जाता है, क्या हमारे देश में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? तो इसमें सबसे गलती किसका है? मेरा है। उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन वोट हम उसी को देते हैं जेकर जातिवाद, परिवारवाद। तो परिवारवाद से जब हम हटेंगे तब लोगों के मन में खौफ होगा कि अरे भाई हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारी जनता हमको वोट नहीं देगी। ठीक है, तो मेरे समझ से हर साल बदलते रहना चाहिए, कभी छोड़ भी देना चाहिए, कभी बदल देना चाहिए। तो जब तक परिवारवाद खत्म नहीं होगा हमारे पॉलिटिक्स में, तब तक आतंक होता रहेगा, तब तक अत्याचार होता रहेगा। अपनी पावर का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। पीछे से अंजलि खड़ी हो जाइए। अंजलि बताइए, लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता किया गया शासन मतलब जरा अच्छा से पढ़िए। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन प्रणाली को हम लोकतंत्र कहते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, आपका ध्यान कहीं और था। तो परिवारवाद का मतलब क्या होता है? एक मंत्री का बेटा मंत्री बनना, विधायक का बेटा विधायक बनना, इस तरह से जो तंत्र चलते रहते हैं हमारे शासन पद्धति में, इसी को हम परिवारवाद कहते हैं। बिहार में हमारे लालू जी है उदाहरण में, और देश में चले जाइए तो राहुल गांधी का पूरा खानदान, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, ये सब परिवारवाद के गीत। सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। हाँ, सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। कोमल जी खड़ा हो जाइए, कोमल जी खड़ा हो जाइए, कोमल जी खड़े हो जाइए। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? बढ़ाइए इनको, लीजिए। तब क्यों बातें कर रहे हैं? अच्छा, झूठ बोल रहे हैं हम। बैठ जाइए। आपका घर मेरे घर के बगल में, नली गली का झगड़ा है, इसलिए हम आपको खड़ा किए थे। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? हाँ, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, और दूसरा होता है RTE, राइट टू एजुकेशन। दोनों को देखेंगे। सूचना का अधिकार, हमको कोई भी चीज़, सरकारी चीज़ जो हुआ, दफ्तर वगैरह का कोई कार्य, टेंडर, स्कूल टेंडर, रोड टेंडर, शहर टेंडर, गली टेंडर, बाजार टेंडर, जहाँ भी उत्थान का कार्य हो रहा है, हमको ये जानने का हक है कि कितना रुपए का टेंडर हुआ, कितना इस पर व्यय हुआ, कौन से किसकी ठेकेदारी में अच्छा हुआ, खराब हुआ, इन सब चीज़ों को हमको जानने का हक है। तो किसी भी प्रकार का सूचना पाने का हमको अधिकार है सरकार से। इसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार 1986 में, हाँ, RTI का अधिकार हमको मिला था, 1986 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार 1986। अरे हाँ, उपभोक्ता संरक्षण में हम चले गए थे, तो कितना मिला? 2005। अरे लिंकवा एक है। एक और आ गया RTE, राइट टू एजुकेशन। सरकार का ऐसा नियम है कि 14 वर्ष से कम छात्रों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नियम है। तो आप केवल परीक्षा फीस देते हैं ना जी स्कूल में, और कोई चार्ज लगता है? तो थोड़ा बहुत अल्प मात्रा में लगता है। साल में 200 लगता होगा, कितना लगता है? एक महीना का 500, 550। हाँ, जान जाइए। राइट टू एजुकेशन में भी अगर आप गरीब परिवार के हैं, आपके पिताजी का आय का स्रोत कम है, तो एप्लीकेशन लिखेंगे नहीं, सीधा एप्लीकेशन लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विशेष शुल्क माफ करने के संबंध में महाशय वर्गाध्यापक के बारे में भी करेंगे। महाशय सबने निवेदन है कि मैं गरीब परिवार का छात्र हूँ, मेरे पिताजी की आय इतनी नहीं है जिससे परिवार ठीक से चल सके, हम बहुत ही गरीबी परिस्थिति से चल रहे हैं।
इसलिए हमें अब पढ़ने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारा विशेष शुल्क माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए मैं आपका सदैव 2 पैराग्राफ में, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। आपका छात्र, क्लास, रोल नंबर वगैरह वगैरह लिख करके और दे देना है। आपका माफ़ होगा ही होगा निश्चित रूप से। ऐसा ना कि मुखिया जी सबके राशन कार्ड बना दा, मुखिया जी ऐसा सबके राशन कार्ड बना दा, नहीं बना तो वोटर देते। वो अब मुखिया जी पर छानबीन होने लगे ना तो जेल जाएंगे। जिसका पक्की घर का मकान है उसको पेयजल नहीं, जिसका पैखाना वगैरह बना, इन लोगों को राशन कार्ड, बहुत सारे नियम बने हुए हैं इसके, लेकिन सब उसका अवलोकन नहीं करता है। अब आर्थिक अपराध इकाई क्या है? आर्थिक मतलब अर्थ मतलब दुनिया का एक ही अर्थ है, पैसा कमाना। तो गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को और सरकार का टैक्स भुगतान न करना अपराध इकाई में आता है, आर्थिक अपराध इकाई में आता है। आर्थिक अपराध क्या है? गलत तरीके से कमाए गए पैसे और सरकार को टैक्स भुगतान न करना, सरकार को टैक्स भुगतान न करना आर्थिक अपराध इकाई होता है, आर्थिक अपराध इकाई होता है। लिखा है बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी केवल लोकतंत्र के में कहां तक सहायक सिद्ध हुआ है। देखिए, जिस तरह से एक परिवार को चलाने के लिए माता पिता होते हैं, दोनों पर साइकिल का 2 पहिया होता है, हम उसी तरह से अगर देश चलाना हो, संसद चलाना हो, विधानसभा चलाना हो तो उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है। लेकिन यह हमारा पुरुष प्रधान समाज दादागिरी कर रहा है। पुरुष महिलाओं को इसके लिए एकदम जंग छेड़ना चाहिए। दे दो केवल आधा, नहीं तो चढ़ जाएंगे तेरे तरफ। ये कैसे से रही है? दे दो केवल आधा, नहीं तो चढ़ जाएंगे तेरे तरफ। अभी कैसे हुआ? ये कैसे हुआ जरा समझो ठीक से। अभी तक हरिजन आदिवासी लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, ओबीसी ईसीबी को रिजर्वेशन दिया गया, अब बचा हुआ रिजर्वेशन सब पर लागू कर दिया गया। जो बचा हुआ रिजर्वेशन है स्वर्ण पर। तो कल तक क्या होता था कि जो ओबीसी में, ईबीसी में जो भी स्टूडेंट है, लेकिन मेरिट में अगर आ गया, मतलब 100 नंबर पर क्रॉसिंग है, 90 नंबर पर, तो 90 नंबर जनरल में आप लेके आए हैं तो जनरल सीट आप लीजिएगा, आपको ओबीसी में नहीं रखेगा। आप जनरल सीट में जाइए, ओबीसी वाला सीट छोड़ दीजिए ताकि दूसरा विद्यार्थी जाएगा। लेकिन अब क्या कर दिया मोदी जी, जो बच गया वो जनरल सीट हो गया, उसमें आप नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से दे दो केवल आधा, नहीं तो तुम पर चढ़ाई करेंगे। आधा सीट महिलाओं का, और नहीं तब तुम में घुस के लड़ेंगे चुनाव, निर्दलीय लड़ेंगे, जीतेंगे, जाओगे कहाँ? संसद से बाहर कर देंगे। अगर महिलाएं चाहें, देखो भैया, ये हमारा औरत के बस सुनाई हो, अगर महिलाएं चाहें तो एक टाइम खाना बनाना पड़ेगा पुरुषों को, क्योंकि बराबर घर में काम करे ओकर वैल्यू नहीं है। मम्मी के तुम लोग बस चढ़ा बना देना, हमारा बात ही लागू होगा। तो देखो, जब औरतें रहेगी, ठीक है, तो लेडी लोग समस्या समझेगी कि स्त्रियों को क्या प्रॉब्लम है। और जब लेडी पुलिस अफसर समझती है कि लेडी के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, जेंट्स कांस्टेबल या अफसर समझेगा? नहीं समझेगा। इसलिए सरकार के नियम लगाया कि लेडी किसी को अरेस्ट करने के लिए लेडी कांस्टेबल जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर मुकदमा किया जाएगा। खड़े हो जाइए, खड़ा हो, हाँ खड़ा हो। सुना नहीं तुम? आर्थिक अपराध इकाई क्या है? परिवारवाद क्या है? लोकतंत्र आतंकवाद सफलता के लिए बाधा है। कैसे? कोई नया सरकार बनता है, वो कोई नीति के लिए, देश विकास करने के लिए कार्य करता है, उसमें कोई गतिविधियां से कोई रोक हो जाता है, उसे आतंकवाद। जब तक मेरे तरफ तुम्हारा ध्यान था तब तक सुना, बाकी नहीं सुना, क्योंकि तुम्हारे साथ बहस कर रहा था। यस या नो? बहस किसी से नहीं कर रहा। ओ अच्छा, गलती हो गया, क्षमा कर दीजिए। तो बिहार की राजनीति में जब महिला देखिए हंस रहा है, बिहार की राजनीति में अगर स्त्रियां रहेंगी तो स्त्रियों को किस तरह से विकास करना चाहिए, छोटे छोटे उद्योग दे करके, या क्या होता है महिला सशक्तिकरण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आज देखिए हर विभाग में हमारे नीतीश कुमार जी लगभग आधे महिला दे दिए हैं। तो पहला बात, और रोजगार के साधन भी उनको उपलब्ध हो गए। अब वो पुरुषों पर आश्रित नहीं रहेगा। शिक्षा क्षेत्र हो, पुलिस क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र हो, महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रही है। तो सरकार में भी उनकी आधे भागीदारी जरूरी होना चाहिए।
चलिए, एक है ताड़ी विरोधी अधिनियम। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है? ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश की महिलाओं द्वारा चलाया गया था। वहाँ के पुरुष जो कमाते थे सब ताड़ी पी के लुटा देते थे, दारू पी के लुटा देते थे, बर्बाद कर देते थे। घर कैसे चलेगा? महिलाओं पर बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। ठीक है, तो अंत में क्या किए, महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया और इस तरह से उसको, आंध्र प्रदेश में तो अभी बोल रहे भैया। और घर की हालत खराब है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई खत्म हो रहा था, तो वहाँ पे महिला लोग क्या किए, आंदोलन कर दिए और बहुत ज़्यादा तक सफलता भी मिला। डेट नहीं दिया हुआ है। चलिए, बंधुआ मजदूर क्या है? बंधुआ मजदूर जैसे मालिक लोग, कुछ मालिक लोग यानी पैसे वाले लोग किसी मजदूर को बिना ब्याज के पैसे दे करके और उसको अपने यहाँ एक निश्चित मजदूरी देकर और उससे काम करवाना। जैसे 10 रुपया रोज रोजगारी है, 50 रुपया आपको देगा, 20 रुपया रोज, 6 मतलब 300 दिन काम देगा आपको, तो 2600 रुपया हो ना, अलगे कमाएंगे तो 500 होगा। तो इस तरह से बंधुआ मजदूरी किसी मालिक द्वारा प्रताड़ित कम से कम मजदूरी देकर और उससे अधिक काम लेना बंधुआ मजदूरी कहलाता है। उसको छोड़ता नहीं है बंधुआ मजदूर को, अपने मजदूरी करवाते रहता है, नहीं तो उसका पैसा लौटा दीजिए। दल बदल कानून, आज देखते हैं सरकार में बार बार दल बदल, नीतीश कुमार इधर से उड़ने पलटी मारते हैं, इसलिए उनको पलटू राम कहा जा रहा है, लेकिन अंदर की बातों को कोई नहीं समझ रहा है कि क्या क्या कर रहे हैं। अरे उनके पास ना आगे सोच रहे ना पीछे, आगे नाथ ना पीछे पगा, एगो बाल बच्चा है, तो दल बदल काहे करते हैं? अगर कोई उनको प्रताड़ित करने लगता है कि तुम ऐसा करो, तो कहते कि तोर साथ छोड़ देबो, तब कहता है कि हम सरकार बनाबो, वो मनमानी करता था, कहते कि तोर साथ छोड़ देबो। तो गुंडागर्दी नहीं चलेगा, अब गुंडागर्दी नहीं चलेगा। तो बट्टुक नहीं ताक रहा, ऐसा झापर मारूंगा ना तुम्हारे पीछे वाला, आंख मत दिखा। क्या थे, जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा गरीबी हटाओ अभियान चलाया, लेकिन गरीबी नहीं हटा। बहुत वर्षों तक वो शासन किए लेकिन गरीबी नहीं हटा। तो बिहार में 1971 में छात्र आंदोलन शुरू हुआ। इसके नेता प्रणेता जो भी थे जय प्रकाश नारायण, इनको छात्र आंदोलन के लिए जाना जाता है। 1971 में कांग्रेस की दिया गरीबी हटाओ का नारा झूठा साबित हुआ। बांग्लादेश का निर्माण कराने था, वहां से आए शरणार्थियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। बांग्लादेश की स्थापना से कुड़कर अमेरिका ने सहायता पर पाबंदी लगा दी थी। 1972 में मानसून द्वारा भी धोखा दे दिया गया था और उसी समय छात्र आंदोलन शुरू हो गया। अब लिखा है सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूचना के अधिकार यानी RTI का मुख्य उद्देश्य था पंचायत के दस्तावेजों की दैनिक प्रतिलिपि दी जाए, सूचना के अधिकार को कानूनी मान्यता मिले, सूचना की स्वतंत्रता नाम से एक विधेयक पारित किया जाए। मांगी गई सूचना में कोई मिला हुल्ला हुज्जत नहीं होना चाहिए। हम जिस चीज़ का इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उसका हमको पूर्ण ब्यौरा के साथ मिलना चाहिए। सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं, उसको बताना है। सत्ता में साझेदारी के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय शासन। केंद्रीय स्तर लोकसभा, राज्य स्तर विधानसभा और स्थानीय स्तर मुखिया सरपंच। ठीक है, तो जो नियम आता है सबसे पहले स्थानीय स्तर पर उसको निपटाया जाता है। ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका ये सब हुआ ना, तो ये निपटाता है। इसके बाद बढ़े तो संसद में विधायक निपटाता है, संसद में लोकसभा में जब जाएंगे तो केंद्र निपटाता है इन समस्याओं को। ग्रामीण स्तर के कानून का अधिकार। ठीक है, अभी कुछ और बता रहे हैं, चलिए बोलिए। अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? तो हमारी शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले होता है नंबर 1 पर है व्यवस्थापिका, फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, विधायक का चुनाव होगा, संसद का चुनाव होगा, वो जो जरूरी चीज़ें वो नियम बनाएंगे। जैसे नीतीश कुमार कहे कि भाई बिहार में शराबबंदी, ये नियम लगा दिया। ठीक है, तो विधायिका सबसे पहले आता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का संसद विधायक जो चुन के गए वो नियम बनाएंगे। इसके काम है कार्यपालिका, जो पुलिस प्रशासन है इसका काम है वो नियम को लागू करवाना। अगर किसी तरह की गड़बड़ी होता है तो अंत में जाइए न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी होता है उस न्यायपालिका को निपटाना होता है। तो हमारी समस्या को 3 स्तर में बांटा गया है।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो व्यवस्था करता है कानून का, दूसरा जो उसे लागू करवाता है, और तीसरा अंत में अगर कोई गड़बड़ हुआ तो उसको ठीक करने वाला कौन है? कोर्ट। कौन है? न्यायपालिका 3 स्तर पे भी है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। हिस्ट्री में कुछ सवाल है इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अंग्रेज द्वारा चलाया गया एक काला कानून था, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना कुछ बताए उस पर उसे हिरासत में लेकर उस पर मुकदमा चलाना था, चाहे किसी तरह का दंड दे देना था। इसके विरुद्ध में जलियांवाला हत्याकांड। इसके बाद रॉलेट एक्ट तो हो गया। रॉलेट एक्ट एक काला कानून के भी नाम से जाना जाता था। ये लिखा है इसमें, थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा। घटना में असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना इसका मकसद था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ, क्रांति चलते रहा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसमें रॉलेट एक्ट के विरोध में और साथ साथ 2 जो नेता, कौन क्या नाम था जी नेता का? किचलू और डॉक्टर सफेदुद्दीन किचलू। हाँ, सफेदुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तारी के विरोध में वो लोग जालियांवाला बाग में सभी लोग सभा कर रहे थे, जिस पर जनरल ओडायर ने आकर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें हजार लोग मारे गए थे। दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से चलकर 78 अनुयायियों के साथ कहाँ पहुँचते हैं? दांडी समुद्र तट पर। ठीक है, हाँ क्या आप बोले कि असहयोग आंदोलन पहले कौन चला था? चालू हुआ था पहले सभी ने असहयोग आंदोलन में है। पहले असहयोग के बाद दांडी यात्रा से बताए थे ना। चलिए, कहाँ गया जी? जालू बंद है। चलिए, गांधी जी अपने 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से चलकर 1930 को 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चलकर 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट पर ऐतिहासिक यात्रा की। 24 दिन में 250 किलोमीटर की पद यात्रा से 5 अप्रैल 1930 को वहाँ पे पहुँचे और 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र तट से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। एक है न्यू डील। न्यू डील जल कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति, जिससे आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों पर भी नियमित सुनवाई किया जाए या उसका व्यवस्था किया जाना है। अब इकोनॉमिक्स नहीं बताएंगे, अब इंजन थक गया।